मित्रों नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हो सिंह साहब? बढ़िया सर, बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मित्रों अनम्यूट कर लीजिए एक बार। विजय शंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं विजय शंकर जी? आज का क्या क्रियाकलाप रहा? बढ़िया है सर। आज की क्या गतिविधि रही? सर प्रयास किया सर, को सफलता मिलेगी सर। सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी सर, जी सर। आता है कविता आपको? अटल बिहारी जी वाजपेयी की कविता है। हाँ। नहीं नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। अमिताभ हरिवंश हरिवंश राय राय बच्चन जी की बच्चन। कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी की जी। कविता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार इसे करो। स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कम हुआ, देखो और सुधार करो। देखो और विचार करो, सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। त्यागो तुम। आगे, जब तक न सर सफल हो, पूछ नींद चैन को त्यागो तुम। पूरा करिए विजय शंकर जी इसको, इस लाइन को। सर पूरी नहीं मालूम हमको भी सर। पूरी नहीं मालूम नहीं सर। मालूम है। आज की कविता हमने भेजी थी आपको, सभी दोस्तों को भेजा है। जी किन किन दोस्तों ने सुना है आज की कविता? सर, हमने तो नहीं सुना सर। आप हीरो हो सर, हीरो। आपके पास सांस लेने का समय नहीं है। दोस्तों अनम्यूट करें अपने आप को सभी दोस्त। करना इसको। जी, क्या गतिविधि रही आज की? सभी मित्रों से निवेदन है कि अपने आप को अनम्यूट कर लें। आज का क्या कार्यक्रम रहा? कोई खास उपलब्धि, कोई खास चुनौती, कोई खास व्यवधान आया हो, कुछ अच्छा काम किया हो, बताया जाए मित्रों के द्वारा। प्लास्टिक कार्ड निकाल के दे डाउनलोड किया ना। शेखावत जी, शेखावत जी साइलेंट करिए, साइलेंट। मित्रों आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबका वंदन और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? कोई मित्र बता सकते हैं आज का टॉपिक क्या है? अंडरराइटिंग। जी, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। दोस्तों फाइनेंशियल अंडरराइटिंग से क्या समझते हैं आप? फाइनेंशियल अंडर राइटिंग। जी जी, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग से क्या समझते हैं? क्या है इसका तात्पर्य? इसका संबंध क्या है भारतीय जीवन बीमा निगम से? फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। जी मित्रों बता सकते हैं कोई दोस्त? फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या होता है? प्रशांत जी, प्रशांत जी अनम्यूट करिए अपने आप को, बताएं। राजवीर जी, जय जी बताया जाए फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का तात्पर्य क्या होता है? कोई मित्र बता सकते हैं? विजय जी आप बताइए, रंजीत जी आप बता सकते हैं? जी, किसी मित्र ने कुछ कहना चाहे हैं? कोई दोस्त बता सकते हैं क्या फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बारे में? कोई दोस्त प्रकाश डाल सकते हैं? नो। विजय जी, रंजीत जी, प्रशांत जी? जी बिल्कुल आइडिया नहीं है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बारे में। जी, सर फाइनेंशियल अंडरराइटिंग है जैसे बीमा धारक जो होता है कोई भी, उसकी व्यक्तिगत या व्यावसायिक कामकाज करता है, उसकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होता है। क्योंकि कोई भी आर्थिक स्थिति जो भी अपना फाइनेंशियल काम है उसका मूल्यांकन करना, तो उसको फाइनेंशियल। बहुत अच्छी बात करी आपने सिंह साहब। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि किसी बीमा धारक को जब हम पॉलिसी दे रहे होते हैं
तो उसको पॉलिसी देने से पहले हमें 2-3 चीजें देखी जाती है कि उसको हम किस ग्राउंड के ऊपर पॉलिसी दे रहे हैं दोस्तों, उसका पॉलिसी देने के पीछे कारण क्या है। नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। नीरज जी अनम्यूट करिए। नीरज जी, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग आज का सब्जेक्ट है, बता सकते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है भारतीय जीवन बीमा निगम में। सर नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे, ओके ठीक है। सिंह साहब आपने बहुत अच्छा उल्लेख किया है। एक मित्र हमारे अंतर्ध्यान में है, प्रशांत जी। प्रशांत जी प्रकट होइए। प्रशांत जी प्रकट हो। सर मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइव रहिए, आप सीखिए, समझिए और पॉइंट को नोट करिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा में सभी दोस्तों को शामिल होने के लिए। दोस्तों आज का सभा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, खासतौर पे इस वित्तीय वर्ष की जब हम क्लोजिंग के मंथ में आ गए हैं और यहाँ पे जब हम बड़ी पॉलिसी, बड़ा प्रपोजल लेकर के जाते हैं। दोस्तों अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जब भी कोई हम बड़ा पॉलिसी, बड़ा प्रपोजल लेकर के जाते हैं ब्रांच में, तो वहां अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट डाली जाती है, जिसमें कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। दोस्तों नम्र निवेदन, आप सभी दोस्त अपने आप को अनम्यूट कर लें, पीछे से किसी तरह के डिस्टरबेंस नहीं आए। सिंह साहब आप अनम्यूट करिए अपने आप को। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है आज का। बहुत छोटे में हम संक्षेप में रखेंगे इस आज के सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको क्लियर करके चलेंगे। दोस्तों जब भी हम कोई नए प्रपोजल ब्रांच में लेके जमा कराने जाते हैं तो प्रपोजल का जो सबसे पहला अंडरराइटर होता है वो अंडरराइटर होता है एडवाइजर, अभिकर्ता, एजेंट या जो पॉलिसी के जो प्रथम बेनिफिशियरी है। प्रथम बेनिफिशियरी का मतलब है कि जो उस पॉलिसी के सबसे पहले बेनिफिट होल्डर हैं वो हमारे अभिकर्ता हैं। मालूम है दोस्तों कि सबसे पहले पॉलिसी का बेनिफिट होल्डर कौन है? हमारे अभिकर्ता, क्योंकि अभी सबसे पहले जो इनकम आने वाला है उस पॉलिसी से हमारे अभिकर्ता मित्रों को आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिशियरी आप हैं। दूसरा बेनिफिशियरी है हमारा पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर इसलिए कि उसका आज के दिन से सुरक्षा कवच हम लोग दे रहे हैं, उसको हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको हम लोग सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनका परिवार, उनका व्यक्तिगत सब कुछ सारे एसेट को हम सिक्योर कर रहे हैं। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है भारत का एक आम नागरिक। अगर हम एक व्यक्ति की पॉलिसी करके जाते हैं दोस्तों, भारत के एक आम नागरिक किस तरह से कि जब भी किसी प्रीमियम को भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है तो भारतीय जीवन बीमा निगम उस प्रीमियम को भारत सरकार के अलग अलग राष्ट्र हित, देश हित और जनहित के कार्यों में इन्वेस्टमेंट करता है और उसका सबसे बड़ा सप्लायर भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम है। दोस्तों अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम की बैलेंस शीट को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम का पैसा भारत के लगभग उन सारे स्टेटों में दिया गया है जिस स्टेट की फाउंडेशन हो चुकी है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, उन सभी प्रदेशों में भारतीय जीवन बीमा निगम का पैसा लगा है। वो पूरा प्रदेश आपका कर्जदार है। आपका कर्जदार मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम का वो ग्राहक है जिसमें कर्ज लिया हुआ है। उसमें प्रमुख रूप से जो सबसे बड़ा हमारा ग्राहक है वो भारत सरकार है, क्योंकि जब हम पैसा लेते हैं पब्लिक से तो सरकार के किसी न किसी फंड में हम पैसा को देते हैं। तो दोस्तों वहां पे उस पैसे को जो निवेश किया जाता है वो भारत के अलग अलग दीर्घकालिक योजनाओं में जमा कराई जाती है, जिसमें कि रोड, सड़कें, बिजली, पानी, मूलभूत आवश्यकताएं, सीवरेज, लाइटिंग, एयरपोर्ट, इस तरह के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वर्ल्ड वाइज हमें ग्रो करने के लिए, उसमें लगाई जाती है। दोस्तों बात आज हम अंडरराइटिंग की करेंगे तो हम सब्जेक्ट अंडरराइटिंग के ऊपर ही लाना चाहते हैं। दोस्तों अंडरराइटिंग में सबसे पहला जो
अंडरराइटर है वो हमारे अभिकर्ता हैं उस पॉलिसी का। अभिकर्ता इसलिए अंडरराइटर हैं कि आपको मालूम है कि जिस ग्राहक की पॉलिसी आप कर रहे हैं, जिस ग्राहक की पॉलिसी आप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की पॉलिसी आप कर रहे हैं, उसकी यथा स्थिति क्या है, क्योंकि उस ग्राहक से आप मिलते हैं, उस ग्राहक को आप जानते हैं, उस ग्राहक को आप पहचानते हैं, उस ग्राहक की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि और क्रिमिनल हिस्ट्री आपके नजर में क्या है, वो सबसे पहले अंडरराइटर आप हैं। उस व्यक्ति के ऊपर कितना रिस्क है, ये अंडरराइटिंग आपके पास है। आप समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप बेहतर ढंग से उसको पहचान कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अंडरराइटर आप हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है वाई, और मिस्टर वाई की जो आपने पॉलिसी करी, और मिस्टर वाई का एक्चुअल इनकम कितना है। जब आप फॉर्म्स नंबर 300 फिलअप करते हैं तो उसके साथ में ही एक फॉर्म और भी आप साइन करते हैं। उस फॉर्म का नाम है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसको फुल फॉर्म एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोला जाता है। संक्षेप में उसका नाम ACR होता है, ACR। दोस्तों, वो एक हिंदी में पढ़ेंगे तो एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का हिंदी में जो तात्पर्य होता है, एजेंट के द्वारा दिया गया रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल जानकारी। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय जानकारी। ध्यान रहे, गोपनीय शब्द का प्रयोग बहुत ही क्रिटिकल ढंग से किया गया है। गोपनीयता बरकरार रखी जा रही है। मतलब ग्राहक जो 300 नंबर फॉर्म में जो पूरा का पूरा अपना जन्म कुंडली डाल रहा है कि उसका परिवार कौन है, कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, वो सब ग्राहक डाल रहा है, लेकिन उसको लास्ट डिसीजन, सबसे पहले जो डिसीजन मेकर होते हैं, आप अपने ACR के द्वारा आप अभिकर्ता मित्र देते हैं, जिस ACR की बदौलत हमारे AAO या हमारे न्यू व्यवसाय अधिकारी जो हमारे ब्रांच में उस पॉलिसी के ऊपर जो डिसीजन देते हैं, जो हस्ताक्षर करते हैं, वो पहला अंडरराइटिंग आपके होने के बाद ही करते हैं। अदरवाइज जब तक आप अपने केस का अंडरराइटर नहीं कर रहे हो, ACR आप नहीं दोगे, आप रिपोर्ट सबमिट नहीं करोगे, उस केस का महत्व क्या है? जीरो है, जीरो। चाहे वो 1 करोड़ का प्रपोजल हो या 100 करोड़ का प्रपोजल हो दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि आपकी महत्ता कितनी है कारपोरेशन में, वो इस बात का प्रमाण है कि बगैर आपके एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जमा कराए हुए कोई भी प्रपोजल आगे जा ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले अंडरराइटर आप हैं, मेडिकल अंडरराइटर आप हैं, फाइनेंशियल अंडरराइटर आप हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और सबसे पहला बेनिफिशियरी भी आप ही हैं। क्योंकि आज पॉलिसी होने से हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद में चोट है, तब उसको फाइनेंशियल बेनिफिट हो, लेकिन आपका इमीडिएट बेनिफिट हफ्ते 15 दिन में ही फाइनेंशियल या कमीशन के तौर पे आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहला अंडरराइटर आप होते हैं। दूसरा दोस्तों, जब प्रपोजल ब्रांच में सबमिट हो जाता है तो उस प्रपोजल में ये देखा जाता है कि जो आपने जिस व्यक्ति की, मिस्टर वाई की जो पॉलिसी करी है, वो मिस्टर वाई का इनकम ग्रुप क्या है दोस्तों। इनकम ग्रुप क्या है, आपने क्या इनकम लिखा है, और उसके लाइफ के ऊपर क्या आपने रिस्क डाला है। रिस्क किस तरह से जिक्र किया जा सकता करते हैं आप उस फॉर्म में, वो कभी मैं फॉर्म के ऊपर जब चर्चा करूंगा आपसे विस्तार से, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अदरवाइज दोस्तों, आप लोगों के लिए टास्क कल के लिए मैं यही देने वाला हूं कि आप कृपा करके 300 नंबर फॉर्म जो आपके पास नया सेट है, आप उसकी जानकारी लें। कल का क्लासेस जो हम लोग रखेंगे फॉर्म नंबर 300 के ऊपर ही रखेंगे, और अगर कल के दिन में कुछ समय बचा तो हम लोग चर्चा करेंगे आपको एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के ऊपर भी। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे प्रथम दृष्टया आप अंडरराइटर होते हैं, और आपकी बदौलत ही LIC अपना निर्णय सबमिट करती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपना निर्णय दें, जब भी आप पॉलिसी प्रपोज करें, तो इस बात का विशेष महत्व रखता है कि आपका उसमें डिसीजन किस तरह से गया है। दूसरी बात दोस्तों, जब हम उसका इनकम देखते हैं, हमारे AAO साहब जब, या जो हमारे न्यू बिजनेस प्राधिकारी हैं, जब उस प्रपोजल को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज देखते हैं कि इस व्यक्ति का इनकम क्या है, और क्या हम इस इनकम के ऊपर इतना पेमेंट दे सकते हैं क्या।
तो दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम हो जाता है आपके ग्राहकों के लिए कि आप जो अंडरराइटिंग प्रपोजल दे रहे हैं, जो इनिशियल प्रपोजल जा रहा है, उस प्रपोजल से ये बात साबित हो सके कि आपके ग्राहक का इनकम कितना है। दोस्तों अमूमन देखा गया है कि एक ग्राहक का ईयरली इनकम का 10 गुना से 50 गुना तक, ध्यान रहे हमने कल के अंडरराइटिंग रूल में बोला था कि 12 गुना तक, लेकिन 10 गुना से 50 गुना तक ईयरली इनकम का पॉलिसी दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में जो बात मुद्दे की है वो ये है कि कई बार भारतीय सभ्यता के हिसाब से लोग इनकम टैक्स छुपाना अपना जन्मसिद्धि अधिकार अब मानते हैं। इस बात को हमारे LIC के अंडरराइटर को भी मालूम है और वो इस बात का गहन जानकारी रखते हैं कि आमतौर पे भारत की पब्लिक ज्यादा से ज्यादा अपने इनकम को छुपाने की कोशिश करती है, न कि प्रकट करने की। अगर मैं सिर्फ सर्विस क्लास की बात कर लूं तो मेरा ये दावा बिल्कुल गलत साबित होगा, क्योंकि सर्विस क्लास का जो पेमेंट आता है या हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर का जो पेमेंट आता है या जो इस तरह के जो इनकम करने वाले हमारे ग्रुप हैं उनका इनकम जो आता है वो 100% व्हाइट में आता है, 1 नंबर में आता है और TDS कट के आता है। तो वहां तो आप चाह करके भी ना तो छुपा सकते हैं ना लुका सकते हैं। लेकिन और भी बहुत ऐसे मित्र लोग हैं जिनका इंश्योरेंस और अदर इनकम या सर्विस इनकम के अलावा और भी इनकम है जिसको जानबूझ करके नहीं दिखाते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल अंडरराइटिंग करते समय सिर्फ आपका ईयरली इनकम ही नहीं देखी जाती है। मैंने कहा ना कि ईयरली इनकम 12 गुना से लेकर 50 गुना तक हो सकता है। कई बार मेरे 22-23 साल का अनुभव यह बताता है कि कई बार तो हमारे जो अंडरराइटर ऑफिसर होते हैं वो आपको 100 टाइम्स तक चला गया ईयरली इनकम का, लेकिन उसके पीछे फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जिसके ऊपर आज हमने संक्षिप्त चर्चा रखी है। दोस्तों उस फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में आपको देखना है कि एक मिस्टर वाई के नाम पे जो आपने पॉलिसी लीग के लिए प्रपोज किया है, मिस्टर वाई का जो पॉलिसी है, आपने एग्जांपल के तौर पे आपने 25 लाख की पॉलिसी प्रपोज करी। अब 25 लाख की पॉलिसी के लिए अमूमन हमें मानते हैं मिस्टर वाई का एज अगर 30 साल है तो 30 साल तक 25 लाख की पॉलिसी के लिए अमूमन आज के अंडरराइटिंग रूल के हिसाब से सामान्यतः पॉलिसी में इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं है, जो मैं कल वाले क्लासेज में आपको बताया था। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे अंडरराइटर के ऊपर कि अंडरराइटर की मनोवृत्ति उस केस के बारे में किस तरह की जा रही है। पंखा चालू किया जाए। उस केस के बारे में हमारे अंडरराइटर की मनोवृत्ति क्या बनती है। हमारे अंडरराइटर चाहे तो उस केस में उन कस्टमर का ITR मांग सकते हैं। मांग सकते हैं का तात्पर्य है कि जरूरत पड़ी तो वो रिक्वायर्ड कर सकते हैं कि इसका इनकम प्रूफ लाइए। दोस्तों कई बार देखा गया है कि जहां पे ITR नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, उस केस की दशा में, उस केस की परिदृश्य में आपका फाइनेंशियल FQR फाइनेंशियल क्वेश्चनर रिपोर्ट, ये एक 2 पेज का 3 पेज का फॉर्म होता है। उस फॉर्म को आपके बीमा धारक के द्वारा भर के देना आवश्यक लगा देते हैं हमारे अंडरराइटर। उस फॉर्म के अंदर FQR के अंदर जो मुख्य रूप से बातें होती हैं वो 10 बातें होती हैं। दोस्तों आज मैं वो 10 बातों का आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने जिक्र करूंगा। सबसे पहले उस व्यक्ति की, मिस्टर वाई की, जिसकी आपने पॉलिसी किया है या जिसके लिए प्रपोजल किया है, उनका एक्चुअल इनकम क्या है। एक्चुअल इनकम का मतलब सोर्स ऑफ इनकम से है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उसका एक्सपेंस क्या है, और तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उसकी बैलेंस कितनी है, नेट सेविंग कितनी है। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आता है उसमें कि क्या इनकी कोई लोन या लायबिलिटी चल रही है जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। दोस्त चौथा क्वेश्चन, कोई लोन या लायबिलिटी है इनके ऊपर जिसका क्या आप यहां पे डिक्लेरेशन करना चाहते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, क्या जो इन्होंने अभी
सोर्स ऑफ इनकम बताया। एग्जांपल देता हूं कि मिस्टर वाई का किराने का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वो पूछता है 5वें क्वेश्चन में कि ये तो आपने लिख दिया कि क्वेश्चन फर्स्ट इनकम आपकी शॉप से है, लेकिन क्या आपका इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी, कोई रेंटल इनकम, कोई बैंक एफडी, कोई एफडीआर, कोई पेंशन स्कीम, कोई पैतृक गिफ्ट, कोई बोनस या डिविडेंड, कोई पुरानी पॉलिसी से जो मिलने वाला बेनिफिट्स हैं, या कहीं पे आपने फंडिंग करी है वहां से कुछ आपका बोनस के रूप में कुछ इनकम आता हो, तो ये सारे इनकम जोड़ के भी आप लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से पॉइंट चलेंगे दोस्तों, तो पॉइंट बाय पॉइंट 10 मुख्य रूप से इनकम उसमें घोषणा करना पड़ता है, और उसके आधार पे उस घोषणा को भी आप वेरीफाई करते हैं, और उस वेरिफिकेशन के आधार पे आपका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का पार्ट आगे चला जाता है हमारे अंडरराइटर के पास में, एलआईसी के जो अंडरराइटर होते हैं दोस्तों। इसके अलावा अंडरराइटर आपसे ये भी मांग सकता है कि क्या आप प्रोजेक्शन रिपोर्ट दीजिए। कई बार आपका जब बड़ा केस होगा, मैं छोटे केस की बात नहीं करता हूं, बड़े केसेज में आपके पास आईटीआर भी नहीं है, आपसे एफक्यूआर भी भरवा लिया गया है, उसके बाद में भी हमारे अंडरराइटर संतुष्ट नहीं है उनके इनकम से, तो उस केसेज में दोस्तों फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में आप उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा आप किए गए इनकम को भी दिखा सकते हैं दोस्तों। उसके लिए तरीका क्या क्या बनता है वो मैं आपके सामने संक्षेप में रखता हूं। सबसे पहले मिस्टर वाई है, उनके माता और पिताजी हैं, उनकी एक पैतृक प्रॉपर्टी है दोस्तों। पैतृक प्रॉपर्टी है जो 200 गज का है, 200 गज में 4 फ्लोर बना हुआ है, एक फ्लोर में वो लोग रहते हैं, 3 फ्लोर किराए पर दे सकते हैं, ऐसे नो। अगर 3 फ्लोर किराए पर दे सकते हैं तो उसका रेंटल इनकम शो हो सकता है उनके पिताजी के नाम पे। अगर कोई मित्र मुझे हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं क्या? रेंट का भी तो पैसा ऐड हो सकता है ना उनके इनकम में। जी, रेंट का पैसा तो ऐड हो सकता है ना उनके। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि जो प्रॉपर्टी है उनके दादाजी के नाम पे थी और इनके पिताजी और माताजी जीवित हैं। इस केसेज में क्या होगा कि उनको अपने एफक्यूआर में एक अलग से एक अमेंडमेंट लेटर देना पड़ेगा कि मेरे पिताजी का नाम ABCD है, जिनके पिताजी का नाम ये है, ये हमारे दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसकी दादाजी के नाम पे हमारा बिजली का बिल, पानी का बिल चल रहा है, और हमारे दादाजी के 2 बच्चे थे, जिसमें एक पिताजी है और एक हमारी बुआ जी थी। बुआ जी शादी करके अपने घर के चली गई हैं। अब मेरे पिताजी इस प्रॉपर्टी का सर्वे सर्वा ओनर हैं। अब इस 4 फ्लोर का इनकम 40,000 रुपए महीने का आ रहा है, जिससे कि हमारी परिवार के सारे खर्चे उसी से मेंटेन हो जाते हैं। अतः जो मेरा इनकम है 100% वो इनकम इसमें क्लब कर दिया जाए। इसके अलावा हो सकता है कि मिस्टर वाई के पिताजी कहीं और काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, कोई अदर इनकम हो, वो इनकम जोड़ा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको लेना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और दिखा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के मैटर पे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़े प्रपोजल को भी आप लेके चल सकते हैं, और बिल्कुल आईटीआर के चक्कर में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उतावला नहीं होना है दोस्तों। आईटीआर एक बेसिक पैरामीटर तो हो सकता है, लेकिन आईटीआर से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर रहा हूं, उस डॉक्यूमेंट का नाम है आपका खतौनी, खेसरा और खतौनी। दोस्तों जो गांव से लोग बिलोंग करते होंगे उनको मालूम होगा खेसरा और खतौनी में क्या होता है। खेसरा और खतौनी में क्या होता है? खेसरा और खतौनी में आपकी पैतृक प्रॉपर्टी के द्वारा, आपके पैतृक प्रॉपर्टी के द्वारा जो आता है इनकम, मान लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम आता है, तो वो आप दिखा सकते हैं कि एक खेसरा और खतौनी मेरे दादाजी या परदादाजी के नाम पे था, जो मेरे पिताजी के नाम पे आज के दिन में चढ़ा हुआ है, या माताजी के नाम पे चढ़ा हुआ है, मेरे नाम पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे मेरा इतना एग्रीकल्चर इनकम है, और इस एग्रीकल्चर इनकम के द्वारा, इस एग्रीकल्चर लैंड के द्वारा मुझे XYZ अमाउंट इनकम आ रहा है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है। ऐसा नो। दूसरा आप दिखा सकते हैं कि मेरे दादाजी जब नहीं थे उस समय वो 5 गाय छोड़कर गए थे, उस 5 गाय को आज के दिन में 500 मेरे पास गाय हैं, या 10 गाय हैं, या भैंस है, या बैल है, या इनकम है।
आपके पास ट्रैक्टर और ट्रॉली है जो आपने लोन फ्री लिया हुआ है, आपने कैश लिया हुआ है, आप वहां से इनकम दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब सोर्स ऑफ इनकम दिखाने के तरीके हैं। बस हमारे अंडरराइटर को ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि आपका केस छोड़ दिया जाए या रोक दिया जाए। हमारा अंडरराइटर इसलिए आपको रोकते हैं कि आप ग्राहक की सत्यता और उसकी एक्चुअल वैल्यू को सामने लेकर के आए, जिससे कि ये मालूम हो सके कि एक्चुअल में इस ग्राहक की इतनी पॉलिसी लेने और देने की क्षमता बनती भी है या नहीं बनती है दोस्तों। नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में, वो आती है सीए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोजेक्शन इनकम। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, जब भी आपके पास आईटीआर इनसफिशिएंट होगा, आईटीआर आपके पास प्रूफ नहीं होगा, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A नहीं होगा, फॉर्म 26AS भी एक प्रूफ के तौर पे हो सकता है, फॉर्म 16A भी एक बहुत बड़ा प्रूफ के तौर पे हो सकता है। इसके अलावा आपका बैंक में एफडी, बैंक के अंदर डिपॉजिट, बैंक का ट्रांजैक्शन, बैंक के अंदर आपका जो बड़े पैसे आए हुए हैं, इसको भी एक प्रूफ के तौर पे दिखाया जा सकता है दोस्तों। तो ये सब दिखा करके आप अपने सीए से, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक आप अपना प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनवा सकते हैं कि इन व्यक्ति की पिछले 5 सालों में, पिछले 6 सालों में, पिछले 7 सालों में इतनी 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 इनकम थी और आगे आने वाले सालों में इनका इनकम ग्रोथ करके इस रेशियो में बढ़ने वाला है। दोस्तों ये सब चीजें आपको बहुत बड़ा मदद देने वाला है, आपको एक बड़ी पॉलिसी सेल करने के लिए, बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए, बड़ी आसानी से आपको CA2, TOT और MDRT करने के लिए। दोस्तों ये छोटे छोटे तरीके हैं जो हमने फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बताए हैं। दोस्तों कुछ और चीजें मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। अगर आपका बीमा धारक शादीशुदा है, आप ये समझ ले कि बीमा धारक अकेले नहीं है, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी का भी इनकम जोड़ा जा सकता है कि हम हिंदू अनडिवाइड फैमिली एक्ट हमारे ऊपर काम करती है, हिंदुओं के ऊपर खास तौर पे मैं बात करूं तो उस एक्ट के हिसाब से एक परिवार में जो भी संयुक्त परिवार है, उसके भाई हैं, उसके बहन हैं, उसके मिसेज हैं, उनके मम्मी है, पापा है, सब इनकम क्लब करके भी आपको पॉलिसी प्रपोज की जा सकती है दोस्तों। और ये दोनों केसेस में हो सकता है, वो एडल्ट हो, बच्चा या बच्ची, उस केस में भी हो सकता है और माइनर के केस में भी हो सकता है। तो दोस्तों आप हमेशा बड़े पॉलिसी को प्रपोज करें और बड़े प्रीमियम की लक्ष्य बना के आप आगे बढ़ें। दोस्तों ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम कई जगह से हमें सुनने में आती है कि आईटीआर नहीं है और पॉलिसी नहीं होगी, दोस्तों ये बेकार बेकार की ना गंदी गंदी बातें करना छोड़ दीजिए। आप बड़ा पॉलिसी निकाल के दीजिए, केस कैसे पास करना है, पैसे कैसे पास करवाना है, ये सारे उपाय आपके सीनियर लोगों के पास में है, आपके टीम हेड के पास में है, आपके CLI के पास में है, आपके DO के पास में, आपके ABM सेल्स के हाथ में है। दोस्तों ब्रांच मैनेजर के हाथ में पावर होता है, ABM के हाथ में पावर होता है, ADO के पास में पावर होता है, DO के हाथ में पावर होता है, CLI अपना वेरिफिकेशन रिपोर्ट पुट अप कर सकता है कि मैं इस ग्राहक को मैं पर्सनली जानता हूं, मैं इसके ग्राहक के स्टेटस से वाकिफ हूं, उसका वीडियोग्राफी बना करके दे, उसका फोटो खींच करके दे, उसका फिल्म बना करके दे, दोस्तों उसकी इनकम को दिखाएं। तो ये सब बढ़िया बढ़िया तरीके हैं जिससे कि आप किसी भी तरह से हमारे AO को, हमारे अंडरराइटर को, हमारे डिविजनल अंडरराइटर को, हमारे जोनल अंडरराइटर को या हमारे सेंट्रल ऑफिस के अंडरराइटर को आप प्रूफ कर पाए कि इन व्यक्ति की एक्चुअल इनकम इतनी अच्छी थी या अच्छी है, इस ग्राउंड पे हमें अपने इस ग्राहक के लिए इतना बड़ा प्रपोजल देना है। दोस्तों ये फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हमने बेसिक रूल बात करी है। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो हमने सिर्फ 1-2% ही बात आपके सामने रख पाया है, क्योंकि समय की बाध्यता है। 9:02 हो गए हैं। कई मित्र बड़े दूर दूर से और बड़े देरी से भी जुड़े हैं, उन सब दोस्तों को कुछ पूछना भी है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के ऊपर जो पहला स्टेज था, जो बेसिक स्टेज था, जो मैं बेसिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, सबसे पहले जो मेरा मकसद था, आपके मन में जो डर है, आपके मन में जो भय है बड़े पॉलिसी को, उसको निकाल दीजिए, उसको निकाल के फेंक दीजिए। आप पॉलिसी तो प्रपोज करिए, आप प्रपोजल डिपॉजिट तो जमा कराइए। दोस्तों अंडरराइटिंग रूल की जरूरत पड़ेगी तो और भी बहुत चीज तरीके बनाए जा सकते हैं और बन सकते हैं और हो सकता है, क्योंकि हमेशा पॉलिसी सिर्फ 3 ग्राउंड पे नहीं मिलेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रख ले। सबसे पहले अगर आपका ग्राहक मेंटली फिजिकली अनफिट है, मतलब
फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को छोड़ करके मेडिकल अंडरराइटिंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर मेडिकल अंडरराइटिंग के ऊपर कस्टमर आपका फंस रहा है तो उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। रहे बात, पहली बात। दूसरी बात, अगर फिर भी कोई गुंजाइश बनती है तो कॉर्पोरेशन कभी भी चाहेगी कि इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा रेट लगा करके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक, यानी कि 5-5, 7-7, 10-10, 20-20% तक हम एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के भी इस पॉलिसी को दे दें। इस लेवल तक जाएगी एलआईसी। किसी भी कीमत पे एलआईसी आपके प्रपोजल को, आपकी मेहनत को, आपके काम को, आपके द्वारा किए गए प्रयास को कॉर्पोरेशन कभी भी खराब नहीं होने देगी, ना हमारे न्यू बिजनेस ऑफिसर खराब होने देगा। क्योंकि उन व्यक्तियों को मालूम है कि आप एक पॉलिसी उठाने के लिए कितना दिन रात मेहनत करते हैं, कितनी बड़ी प्लानिंग करते हैं। खास तौर पे कोई बड़ी पॉलिसी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इस बात को वो लोग भी मानते हैं, हमारे अधिकारीगण भी मानते हैं। इसलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बड़ा प्रपोजल लाएं उसमें मेडिकल अंडरराइटिंग, क्योंकि चाह करके भी कस्टमर अपने आप को फिट नहीं दिखा सकता। क्योंकि जो हमारे डॉक्टर की टीम होती है, जो हमारी टीपी की टीम होती है, वो बाल के खाल निकाल करके रख देते हैं और उसके हिसाब से ही आपका मेडिकल अंडरराइटिंग डिसीजन होता है। अदरवाइज फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बहुत बढ़िया ढंग से मैनेज की जा सकती है और ये मैनेजेबल अंडरराइटिंग रूल है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आप सभी दोस्तों के लिए क्वेश्चन आंसर का शुरुआत करता हूं। जिन दोस्तों को इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ पूछना है वो हमसे पूछें, हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में सही और सच्ची जानकारी दे पाए। थैंक यू दोस्तों। जी मित्रों, सर हम ये पूछ रहे हैं कि सर मान लिया 1 लाख की पॉलिसी हमने की है तो सर उसकी मतलब इनकम कितनी लिखनी चाहिए? विजय जी, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहता हूं जी। कि आप ग्राहक से ही खर्चा पूछिए। आप उसकी अच्छा अच्छा। आपको किसी की इनकम पूछनी है ना, इनकम बिल्कुल जी। ना पूछें, तो उसका खर्चा पूछ लें कि सर मुझे खर्चा का लिस्ट ले दीजिए। जी। खर्चा का लिस्ट लेने से मित्रों बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, कृपा करके ध्यान देकर सुनिएगा। इसमें बहुत सारी पॉलिसी आपको निकल जाएगी। खर्चा का लिस्ट जब बनाएंगे ना तो कोशिश करें कि उसके परिवार के सदस्य आपके साथ बैठे हों। अच्छा और सबको बोलिए कि आपसे प्रार्थना है कि आज मैं लिख रहा हूं खर्चा, जो बोलोगे हम वही खर्च देने वाले हैं आपको। विजय जी, हाँ। आज आप जो खर्च लिखाओगे उसी खर्च का हमारी जिम्मेवारी बनती है देने की, उसके बाद की जिम्मेवारी नहीं बनती है नीरज जी। इसलिए खर्च मुझे लिखवा दें। जी। और दोस्तों जब खर्च आप लिखने बैठोगे ना, जी, जब आप खर्च लिखने के लिए बैठोगे तब आपको इनकम का पता चलेगा। हाँ जो इनकम क्या है, सही है सर। ठीक है दोस्तों। और बच्चों से ये पूछिए कि कुछ खर्च पापा मम्मी ने छुपा तो नहीं लिया। आपके ट्यूशन फीस, आपका पर डे स्कूल जाने का, स्टेशनरी का कॉस्ट कितना है। जी। ठीक है। गांव में ऐसे लोग हैं ना जी, वो किसी के साथ बैठ के तो प्रपोजल पे सिग्नेचर ही नहीं करते हैं, अंधेरे में करते हैं छुपा चला के। हवा आवत है। नीरज जी, हाँ नीरज जी किसी चला हवा आवत है। नीरज जी कहाँ से हैं आप, किस शहर से हैं? जौनपुर यूपी। जौनपुर से हैं, बहुत बढ़िया। तो आइए भैया, जाइए कहाँ हो? जब फॉर्म पॉलिसी कराने के बाद आइए करिए, जाइए कहाँ भैया? जी सर सही है। सही है, कहाँ जाएंगे कहाँ? हाँ जी। कहाँ जाइए, घर पे बैठले बानी। जी जी नीरज जी, आप नंबर में नीरज जी बात रखिए, आप अपनी पूरी बात रखिए। मैंने दिसंबर में एजेंसी लिया था और अभी तक हमने
17 बीमा किया है, दिसंबर लेकिन 32 प्रपोजल भर के रखा 2020 दिसंबर 2020 में आपने एजेंसी लिया है और 17 17 पॉलिसी कर चुके हैं। 32 प्रपोजल भर के रखे हैं, 32 पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ। तिवारी जी आप वो किसान हैं, नीरज जी आप वो किसान हैं जी जो पेड़ लगाते रहिए। हर दिन आप 20 फॉर्म भरिए, फॉर्म की कोई कमी नहीं है कारपोरेशन जी, में। आप 20 फॉर्म भरिए, 30 दिन समय है, 600 फॉर्म भर जाएगा। 60, 70, 80 पॉलिसी कैसे आपके हाथ में निकल के आ जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 100 भी हो जाएगा, और थोड़ा और मेहनत कर देंगे तो 150 भी हो जाएगा। हो जाएगा सर। ठीक है, आप बिल्कुल किसान की तरह ना हर खेत में पेड़ लगाते रहिए, कहीं आम का, कहीं बरगद का, कहीं कटहल का, कहीं सेब का, कहीं अंगूर का। फल तो निकलने ही वाला, जाएगा किधर। आप विश्वास रखिए धरती माता के ऊपर, वो आपका बीज खराब नहीं होने देंगे। और मान लेते हैं सर आप है, सर आप कहाँ से बताए नहीं आप? मान लेते हैं, सब्जेक्ट को पूरा कर लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि हमारा बीज खराब भी हो गया, 1, 2, 4, 5 बीज सड़ भी गया, खराब हो गया। हो सकता है कि बगुला निकल गया हो सकता है कि कौआ आके खा गया हो उस अंकुरित फल को। आ गया। विजय भैया गलत बात तो नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। राइट, बिल्कुल राइट जी। गेहूं का दाना डालते हैं हम लोग खेती में, तो ऐसा होता है ना, जी होता। जब अंकुरित होकर के चना का पेड़ बाहर निकलता है तो कौआ, मछली आसे सब खा जाता है आकर के। ठीक है ना? तो खाएगा, लेकिन आप जिस दिन 600 फॉर्म भर लोगे ना 31 मार्च तक, नीरज भैया, अरे आपका किधर 150 पॉलिसी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको बात कर रहे हो भैया, पता नहीं जी। और दूसरा सवाल था कि मैं कहां से हूं, मैं दिल्ली से हूं नीरज भैया। अभी हम दिल्ली कभी गए नहीं है, इस बार टिकट था हमारा लेकिन हम आ नहीं पाए। आइए, दिल्ली में आपका स्वागत है, आइए जी। प्रशांत जी अभी तक आप लाइव नहीं हुए हैं, प्रशांत जी अपने आप को अनम्यूट करें। सर एक क्वेश्चन और। 1 मिनट, नीरज जी प्रशांत जी को लाया हूं स्क्रीन पे। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रशांत जी एक बार इसमें कुछ नए मित्र हैं, एक बार परिचय दे करके आप अपना आज का सवाल रखें। ठीक है, मेरा नाम है प्रशांत भट्ट और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैंने एजेंसी ली है, मैंने 3 साल हुआ है, यानी जॉब के साथ मैं एजेंसी अभी कर रहा हूँ, साथ में चालू मेरी कंटिन्यू। तो सर से हम गाइडेंस ले रहे हैं अभी ऑनलाइन, जो हमें हेल्पफुल बहुत हो रहा है। अभी जो मेरा क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आता हूँ, जो कि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की आपने बात की। तो ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन ही होता है ना, जैसे कि अगर कोई कस्टम, और जहां तक मुझे पता चला है वो 10 लाख या तो उससे ज्यादा अधिक मूल्य का कोई भी बीमा होता है, उसमें ये जरूरी होता है ना? ऐसा नहीं है, अब 2 लाख के ऊपर भी जरूरी है, वो अंडरराइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अंडरराइटर क्या चाहता है। हमने ना कल वाला क्लास आपने मिस किया है, कल वाला क्लास में हम लोग मेडिकल अंडरराइटिंग का जिक्र किए थे। मेडिकल अंडरराइटिंग में हम ये बताए थे कि किस एज ग्रुप तक के लिए क्या क्या मेडिकल होना है और क्या क्या फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का बेसिक क्राइटेरिया क्या है। आज उसका हम सेकंड चैप्टर पे बात किए थे। तो अमूमन थंब रूल यही कहता है कि 10 लाख तक के पॉलिसीज पे आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा सच नहीं है, ये अर्ध सत्य है। पूरा सत्य है कि अंडरराइटर का कॉल होता है, वो चाहे तो डिमांड कर सकते। तो अंडरराइटर आपने अभी जैसे बोला कि पहले अंडरराइटर हम होते हैं। हाँ। अगर मैं जैसे आपने बताया, एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी ये फरवरी में मैंने एक पॉलिसी दी थी कस्टमर को। अभी वो जो बहन क्या के विडो है और घर को काम, थोड़ा घर काम करती है। अब उन्होंने बोला कि भाई मैं मंथली सेविंग्स 5000 रुपीज का कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। हालांकि उनकी जो सैलरी यानी जो भी खर्चा पैसा मिलता था 10 से 15 हजार के बीच में मिलता था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला। अब उस केस में मैंने जब पूछा कि भाई आपकी अप्रोक्सीमेटली इनकम कितनी होगी, ये मुझे बता सकते हैं? तो उन्होंने बजट बताया, हमें तो क्या ऐसा होता है कि घर काम करते हैं तो जहाँ कुछ थोड़ा बड़ा पैसा मिलता है तो हम लोग वहां चले जाते हैं। तो
आप अपनी ओर से लिख लीजिए, मुझे ऐसा बोला है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि कभी कोई आपको अपनी सैलरी नहीं बताएगा, जैसे कि उम्र कोई नहीं बताता। अच्छा, प्रशांत जी ने ये प्रचलन हो सकता है गुजरात में ज्यादा हो, बिहार और यूपी में तो कम से कम ऐसा नहीं है। हम लोग तो आवाज से ही उम्र बता देते हैं। नीरज भैया, आवाज से ही उम्र बता देते हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं अपने आप को मास्टर समझते हैं, डॉक्टर समझते हैं। लेकिन आपने कहा ना इनकम नहीं बताता है। अभी हमने ना अपने लेक्चर में इस बात का जिक्र किया कि आप गलती से भी इनकम मत पूछो ना। क्या करना है, खर्चे अपने पूछो। अपने को शादी करना है क्या? हमें खर्चा पूछ लो, खर्चा। जी जी। और खर्चा क्यों पूछ लो, ये मैं आज के मीटिंग के लास्ट में बोलूंगा। खर्चा जब पूछो ना तो उसके परिवार के सारे सदस्य को बता दो कि मैं लिस्ट बना रहा हूं, मुझे एलआईसी को देना है, आपके खर्चे कितने हैं भैया। कल होकर कुछ हो गया ना आपको तो एलआईसी तो पैसा भी देगा उस हिसाब से। जी जी प्रशांत जी, हाँ जी, बिल्कुल। वहां पे एक कॉन्सेप्ट निकलता है। रंजीत जी, अगर आप समय दे पाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। रंजीत जी, वहां पे एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट निकलता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम हम देते हैं इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी। बराबर? जी जी। इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी। रंजीत जी आप ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बाद में मिस कर जाएंगे, बाद में तकलीफ होगी आपको। आप कस्टमर की खर्चा का लिस्ट बनाएं, उनके परिवार के सदस्यों के सामने बनाएं और हर किसी को बोल दें कि आज आपको लास्ट है, इसके बाद फिर दोबारा इसमें रिवीजन नहीं होगा। आप ट्रस्ट करिएगा भट्ट साहब, सारे मित्रों ट्रस्ट करिएगा। जब खर्चे का लिस्ट बनाएंगे ना, जो 15,000 इनकम की बात कर रहे हैं ना जिस लेडीज ने, उसकी खर्चे आपको 25 से 30,000 रुपये आएगा। बराबर? और जब 25 से 30,000 रुपये खर्चा आएगा, आपको क्या करना है, जो पॉलिसी आपने जो भी प्रपोज किया था ना, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करना है, बीमा राशि को बढ़ाने की कोशिश करना है, मोड को बढ़ाने की कोशिश करना है और बीमा राशि को बड़ा करना है। क्योंकि सबसे पहला सुरक्षा होता है इनकम प्रोटेक्शन करने का। अब आपने उस काम वाली बाई को आपने कितने 5 लाख की पॉलिसी दी होगी प्रशांत जी, हाँ या ना? नहीं, इतना बड़ा तो अमाउंट मैंने उनकी ऑलरेडी दो तीन पॉलिसी चल रही थी। ठीक है। और दूसरी बात की मैंने जो पॉलिसी दी थी वो 2 लाख रुपए की मैंने दी। हाँ, तो आपकी उनकी 2-3 पॉलिसी पहले से, हाँ, उनकी 2-3 पॉलिसी पहले से चल भी तो रही है ना? उनका भाई ही है एजेंट। अच्छा, भाई एजेंट। अच्छा, तो भाई से छुपा के पॉलिसी है आपसे? वो नहीं चाहते थे उनसे लेना। देखिए मित्रों, कितनी अच्छी सीख निकल के आ रही है आज की बातें में कि जिसके भाई एजेंट है वो भाई से नहीं पॉलिसी लेना चाहता। क्योंकि हर आदमी ना फाइनेंशियल डील, देखिए मेरे ना बिहार में एक कहावत है कि भोजन भजन द्रव्य और नारी, इस चारों को छुपा के रखना चाहिए। भोजन भजन द्रव्य और नारी। और उस सिद्धांतिक बातों के हिसाब से वो काम वाली बाई ने इनसे वो थंब रूल के हिसाब से काम करी कि इनको सारा पॉलिसी अपने भाई से नहीं कराई, कुछ इन्होंने इनसे कराई, क्योंकि वो चाहती थी कि सारी पॉलिसी या सारी फाइनेंशियल उसके भाई की नजर में नहीं खुलनी चाहिए, सारी बचत उसके भाई की नजर में नहीं जानी चाहिए। मित्रों, ऐसा ही होता है। हम लोग ना एक अंधेरे में तीर चढ़ाते रहते हैं कि उसके परिवार में तो एलआईसी वाला है और हम एलआईसी उसको पूछते भी नहीं है। तो हमें हर किसी को पूछना है, हर किसी को जगाना है और इनकम प्रोटेक्शन की बात करना है, खर्चा का लिस्ट बनवाना है। और जब खर्चा लिस्ट बनाएंगे तो वहां पे आपको निकल कर आएगा कि जिस व्यक्ति का कह रहा है कि मेरा 10,000 रुपये महीने का इनकम है या 20,000 रुपये महीने का इनकम है, उसका तो एक्चुअल में 35 से 40,000 रुपये महीने का खर्चा है। तो हर महीने वो कैसे सर्वाइव कर रहा है? और आज वो है तो उसका परिवार फैमिली सर्वाइव कर रहा है, कल होकर वो नहीं रहेगा तो उसका फैमिली कैसे सर्वाइव करेगा? इसके लिए आपको बीमा राशि को बढ़ा के देने का आपको अपॉर्चुनिटी बनता है और वहां पे आप अपने प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करेंगे इनकम प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने जो 2 लाख की पॉलिसी ली है और 3 लाख की पॉलिसी आपकी पहले से है, तो टोटल आपकी 5 लाख की पॉलिसी हो गई। अगर अब आप 5 लाख की पॉलिसी में आप अपसेंट होती हैं तो आपके परिवार को कितना पैसा मिलेगा? नेचुरल डेथ पे 5 लाख, एक्सीडेंटल डेथ पे 10 लाख। तो अगर 5 लाख नेचुरल डेथ पे मिलती है और हम कुछ 50,000 लाख रुपया बोनस भी पकड़ लेते हैं तो 6 लाख रुपया आपके नॉमिनी को आएगा। तो
तो आपके परिवार का खर्चा तो 30,000 रुपया महीने का है। तो 6 लाख का आज के दिन में बैंक का इंटरेस्ट रेट 5% है, तो 30,000 रुपया साल का इंटरेस्ट आएगा। 30,000 साल का आएगा तो महीने का 2,500 रुपया आएगा। तो 2,500 रुपया आपका परिवार चलेगा कैसे, बताओ पहचान जी। तो परिवार को चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको पॉलिसी बड़ा लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमने अंडरराइटिंग की बात करी ना, बड़ा सोच समझ के किया है और अपने हमारे अनुभवों का आप लोग लाभ उठाएं। जी समझा, क्या बोला सर आपने? सर हमने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जो बात करा है वो क्लियर हुई आप प्रशांत जी? हाँ जी बिल्कुल सर। जी 2 जी लाख की पॉलिसी आपने दी, 3 लाख की पॉलिसी उनके भाई ने दी, टोटल उनकी 5 लाख की पॉलिसी हो गई। कल होके उनकी नेचुरल डेथ होती है तो 5 लाख मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 10 लाख मिलेगा, बराबर ना जी? जी जी आज के दिन में उसका परिवार का खर्चा 30,000 है, क्योंकि आप कैलकुलेट किए नहीं, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है जी। आप पर्दे के पीछे आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ है नहीं सर। वो बात आपके ऊपर से पर्दा आता है। हाँ, ये मेरा हाथ है, हाथ है। अच्छा, हाथ आपका हाथ है, हथौड़ा है वो। ये तो ये मेरा हाथ है इस साइड पकड़, मैंने फोन पकड़ा हुआ है। अच्छा जी, फोन पकड़ा हुआ है। जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 5 लाख उन व्यक्ति की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ, तो 5 से 6 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है ना? जी जी। एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 10 लाख से 11 लाख 12 लाख मिल जाएगा। तो अगर हम नेचुरल डेथ को भी कैलकुलेट करते हैं तो 6 लाख रुपए अगर उसके परिवार को मिलता है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसका बैंक में एफडी कर देते हो तो 6 पंचे 30,000 रुपए साल का उसका इंटरेस्ट आएगा। तो 30,000 को भागा 12 करोगे तो महीने का 2,500 रुपया आएगा। तो 2,500 में क्या उसका परिवार सर्वाइव कर लेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी। आपको उस परिवार के खर्चे के हिसाब से आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहला अंडरराइटर आप हैं, इसलिए सबसे पहली ड्यूटी आपकी बनती है। जी बिल्कुल सर जी, क्लियर है सर। जी कोई और मित्र जो क्वेश्चन करना चाहते हो आज के सब्जेक्ट पे? सर एक रिक्वेस्ट है सर। सर मैं लेफ्ट हो सकता हूँ थोड़ी देर के? 3-4 कस्टमर आए, अपने मैंने बुलाया था, वो लोग लेट पहुंचे। ठीक है जी, ठीक है। प्लान थोड़ा बताना आप दे दीजिए। आप ही जाते सर। हाँ, आप लेफ्ट हो जाइए आप। थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कस्टमर अटेंड करिए। थैंक यू रंजीत जी आपको। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो? जी सर, जो यूट्यूब पे आप वो देते हैं 3 का लिंक, तो उसमें ऐड कर, क्योंकि नोटिस के देखते ही सर आपकी आवाज़ सही ढंग से नहीं आ पा रही है, आप प्लीज़ फिर से दोबारा क्वेश्चन करें। नीरज जी। सर ये बोल रहे हैं जो मीटिंग में आने के लिए लिंक आप भेजते हैं, नोटिफिकेशन आता है ना यूट्यूब पे, तो कोई आपका अगर ग्रुप है तो उसमें ऐड करके उसमें करिए। नीरज जी, ये सुझाव आपका अच्छा है, लेकिन हम ना अपने आप को ऑटोमेटेड रूट से लेके चलना चाहते हैं। ये भेजने और भेजवाने वाला काम खत्म करना चाह रहे हैं। आपके जो भी पैड मेंबर हैं अपने वहां पे, उन सारे पैड मेंबर को प्रतिदिन का लिंक वहां पे अवेलेबल है। ठीक है नीरज जी? हाँ। तो ये भेजने का काम आपका नेट बंद है, चालू है, ये आपकी खुद की ड्यूटी बनेगी कि आप प्रतिदिन जा करके उसको देखें कि क्या सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट तो हम अभी ही डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको करने वाले हैं, और वहां पे जाकर के आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है वो यूट्यूब के द्वारा हो रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिए।
और उसमें हम और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट बन रहे हैं। तो हम इस काम को ना मैनुअल सिस्टम से हटा करके उधर लाए हैं, और उस लाने के लिए हमने बहुत बलिदान किया है। तो आप इस चीज का सम्मान करिए, आप वहां पे जाकर के जुड़िए, जिससे कि आप भी अपडेट रहेंगे और आप टेक्नोलॉजी वाइज भी धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे अपने आप को। ठीक है नीरज जी? जी जी ओके जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो? विजय जी? जी ओके है मेरा, हाँ सर। ठीक है। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, ठीक है, को तो नहीं। ठीक है, थैंक यू। सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये मेडिकल अंडरराइटिंग के रिगार्डिंग है। हालांकि जब भी कोई फॉर्म में फिलअप करते हैं, चाहे वो 302 हो या 362 या 300, अब उसमें क्या होता है कि जो पर्सन जिसके नाम पे हम पॉलिसी लेते हैं, उसके इंश्योरेंस, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि उनको फेफड़ा, श्वसन तंत्र, ये काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, कोई ना कोई जो पॉलिसी धारक को, यानी जो बीमा इंश्योरेंस जो बंदा लेता होगा, उसको कुछ ना कुछ तो होगा ही। कभी कभी कुछ किस्से में ऐसा होता है कि वो लोग छुपाते हैं इंटेंशनली, वो लोग छुपाते हैं, वो लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। जी। हम जब भी पूछते हैं कि आपको इनमें से कुछ भी है, यस और नो, आप मुझे जवाब दीजिए, तो वो लोग मना करते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने ऐसा देखा है। जी। नंबर ऑफ पॉलिसी नहीं की, मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो उसमें सपोज दैट अगर होता है कि उसको कुछ रोग होता है, तो उसमें आगे जाके जो भी यहाँ LIC की ओर से नजदीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उनको टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो वो किस तरह से होता है सर? आप ना मान लेते हैं एक किसी के पास पॉलिसी करने के लिए गए, और वहां पे क्वेश्चन है कि क्या आप शराब, मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। आप लिखते हैं यस, ठीक है। अभी आप क्या लिख रहे हैं? आप बिल्कुल नो लिख रहे हैं। जीवन में मादक पदार्थ होता किधर है? नहीं, इसके बाप को पता नहीं था, इसको कहां से पता? अभी आप ये लिखते हो, सही है ना? ठीक है, तो आप लिख दो उसको यस, ठीक है, और उसके आगे लिखो हफ्ता में एक दिन, ठीक है जी। ये प्रपोजल लेके आप ब्रांच में जाओगे। ब्रांच के जो अंडरराइटर हैं या तो देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि थंब रूल तो यही होता है कि जीवन में किसी ने मादक पदार्थ, हिंदुस्तान के लोग तो जानते ही नहीं, खासकर जो पॉलिसी कराते हैं ना, वो तो इन चीजों को उनकी पीढ़ी में नहीं चलती, ठीक है। अगर उसने पढ़ लिया तो तुरंत आपको उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा, और उसके लिए आपको लिखेगा कि आप इसका मेडिकल करा करके लाइए, और इसके लिए आपको TPA मेडिकल की एडवाइस करी जाएगी, जहां पे ग्राहक अपना ID प्रूफ लेकर, प्रपोजल फॉर्म की कॉपी लेकर के एक आपको सेट बना देंगे। वहां जाना है, जो LIC का डॉक्टर जहां पे बैठते हैं, जहां पे TPA आपका पैनल वाले हैं, और वहां से जाकर के इस काम को वो करेंगे। ऐसा रहेगा, वहां पे मेडिकल होगा। सर जो आपने बताया ना सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, मेरे खुद के घर में ही मैं बात करता हूं, ऐसा LIC में भी हुआ है और हेल्थ इंश्योरेंस में भी हुआ है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ इसमें लिखा होता है तो इमीडिएटली वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, या तो अगर एक LIC में अगर मैं बात करूं, टर्म राइडर मुझे लेना हो तो इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाता है। मुझे खुद एज एन एजेंट कुछ इंटीमेशन मुझे खुद को भी नहीं मिलता है। और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में मेरा खुद का भी मैंने रखा था ना, तो भी वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया था इस तरह से होगा। तो इसकी वजह से मेडिकल में थोड़ा इश्यू आता है, कभी कभी आएगा। देखिए, जब भी आप अल्कोहल लेते हैं ना, तो अल्कोहल का असर ना आज के दिन में नहीं पड़ता। आज का दिन है 3 मार्च 2021। अल्कोहल जो आज आप ले रहे हैं, वो एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के द्वारा मालूम होता है कि आपके अल्कोहल लेने से आपके अंदर की जो आंतें हैं, आपकी किडनी है, आपका
जो हृदय है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है, और उस रिपोर्ट के द्वारा वो डायग्नोस होकर के जब रिपोर्ट आता है LIC के डॉक्टर के पास में, तो LIC के डॉक्टर डायग्नोस करके बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर रिस्क कंपोनेंट ज्यादा है कि हम इसको क्लास 5 एक्स्ट्रा लगा के भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो उस केस में आपका केस रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज कुछ और भी डाउट रहती है और कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो LIC कभी भी अपना बिजनेस को नहीं छोड़ेगी, वो आपको दोबारा से कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मेडिकल कराने के लिए बोलेगी, और वो मेडिकल से ग्राहक हमारे डॉक्टर अगर संतुष्ट होते हैं तो आपको पॉलिसी देंगे, ऐसा रहेगा। जी जी बिल्कुल सर, ऐसा रहेगा। और रही बात मेडिक्लेम कंपनी की, तो ध्यान रहे लाइफ इंश्योरेंस में तो एक ही चीज होता है कि आदमी जीवन में एक ही बार बीमार होकर मरेगा या एक्सीडेंट होकर मरेगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में तो ऐसा नहीं होता ना। हेल्थ इंश्योरेंस में तो अगर आप अल्कोहलिक हैं, आप स्मोकर हैं, आपके कुछ बैड हैबिट्स हैं, तो उसके इफेक्ट तो कितने बार आएगा और कितने साल तक आता रहेगा। और एक बार पॉलिसी दे दिया तो बंद गया ना, के नॉर्म्स के हिसाब से वो बाहर निकल नहीं सकता, आपको छोड़ के जा नहीं सकता। ठीक है, तो एक ये रहता है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आई है, बिजनेस करने के लिए आई है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ये व्यवसायिक संस्थान है और यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए आया है, न कि यहाँ पे कोई दान करने की कोशिश कर रही कोई भी कंपनी। इस बात का हम लोग अंडरराइटिंग के समय ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले अंडरराइटर आप हैं। दोस्तों इसी के साथ में किसी मित्र का कोई और क्वेश्चन है क्या? नो, थैंक यू दोस्तों। आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं और कल का कार्यक्रम हम लोग रखेंगे फॉर्म को कैसे भरें, फॉर्म नंबर 300। ठीक है जी, फॉर्म नंबर 300 के ऊपर हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। इस बीच में कल आप लोग स्टडी कर लें, एक फॉर्म को थोड़ा सा भर लें, देख लें, जिससे कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि को प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुमूल्य समय दिया आज आपने, हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा आज का आपका दिया गया समय। आपको आज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। सनी जी क्या करें? वो होगी पॉलिसी कह रहे हैं 3600 रुपये दिया उसने कैश। विकासपुरी नगर गए थे वो, एक बार बात हुई 3600 रुपया कैश दिया उसने, जिसकी पॉलिसी हुई है ना। 1800 में होगा ना।